एजुकेशन 2.0 3.0 से अब हम 4.0 पे चल रहे हैं। इस समय जो शिक्षा विकास के स्तर पर देखें तो एजुकेशन 4.0 का दौर चल रहा है। टेक्नोलॉजी हमारे क्लासरूम के अंदर तक घुस गई है। नॉलेज एक समय था जब हम कहते थे शिक्षक ज्ञान का स्रोत है, लेकिन आज आप जानते हैं ज्ञान के मामले में अगर देखा जाए तो शायद हम शिक्षक, क्योंकि जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो पुरानी पीढ़ी के हैं, हमारी नई पीढ़ी के विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं, तो ज्ञान तो उनके टिप्स पर है। ब्राउज करना होता है उन्हें मोबाइल में और वो जो चाहे ज्ञान उनके सामने उपस्थित हो जाता है। तो अगर हम ये सोचकर चलते हैं कि हम केवल अपने ज्ञान के आधार पर अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत एक जिसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी शिक्षक को रिप्लेस कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि शिक्षक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, शिक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पर केवल ये वाक्य कह देने से नहीं होता ना, आपको अपनी भूमिका में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप टेक्नोलॉजी के जमाने में अपनी भूमिका की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा आप ये मानकर चलें कि टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा बेंगलोर में किसी विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोटिक टीचर भी आ चुकी है, जो हम शायद, मैंने कई बार देखा कि हम शायद विद्यार्थी अगर अनुशासनहीनता करते हैं, शोर मचाते हैं, तो हम अपना आपा खो देते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं उनके ऊपर। लेकिन जो एआई है, आप जितने बार भी प्रश्न पूछें वो धैर्य के साथ आपके प्रश्नों का जवाब देगी। कई मामलों में ये कहा जा सकता है कि वो हमसे बेहतर शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है, जो विद्यार्थियों की योग्यता में, उनके स्वभाव में विभिन्नता होती है, एआई की मदद से आप उसको बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। चैलेंज होगा इस तकनीकी के समय में, तकनीकी विकास के समय में, और एआई भी नहीं, अब तो जेनरेटिव एआई आ गई है, चैट जीपीटी, चैटबॉट, उस समय में अपने शीर्षक जो शिक्षक की भूमिका को बनाए रखना एक चुनौती होगी। और उसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अब हम जो शिक्षा के नए लेवल, स्तर की परिकल्पना कर रहे हैं वो है एजुकेशन 5.0, शिक्षा 5.0। ये शिक्षा 5.0, आप सब विद्यार्थी हैं, आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, शैक्षिक उद्देश्यों की बात की गई है जिसमें, और ये कहा है कि मानव मन के 3 पक्ष होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, अफेक्टिव डोमेन आपका भावनात्मक पक्ष है, फीलिंग से जुड़ा हुआ, मॉरल वैल्यू से, एथिक्स से जुड़ा हुआ, और आपका साइकोमोटर, आपका गामक शारीरिक पक्ष है। आप देखिए 5.0 जो एजुकेशन की बात की जा रही है, उसमें हमारा जो शिक्षा के विकास में एक पक्ष मानव का छूट गया है, आपका अफेक्टिव डोमेन, उसकी बात की गई है। हम ज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मूल्यों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मानवता के क्षेत्र में जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको ह्रास दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो एजुकेशन 5.0 है, ये बात करती है कि कैसे हम उन मानव मूल्यों को, मानवीय संवेदनाओं को, मानव की क्षमताओं को हम किस तरह विकसित कर सकते हैं बिना तकनीकी की सहायता से। तकनीकी हमें रिप्लेस नहीं करे, तकनीकी हमारे लिए एक उपकरण, एक सहायक उपकरण के रूप में हो, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी पढ़ा होगा, और आपने उसमें पढ़ा होगा जो अब आपका पाठ्यक्रम है वो आउटकम बेस्ड करिकुलम। आउटकम बेस्ड करिकुलम यानी जब आप पूरे पाठ्यक्रम को तो जाने दीजिए, आप एक दिन भी एक कक्षा में प्रवेश करते हैं, आपके सामने निश्चित होने चाहिए कि आज आप जो पाठ्य वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और जब आप कक्षा से बाहर निकले तो आपको पता होना चाहिए कि आप उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर चुके हैं।
तो ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जब आप शिक्षक बने, कक्षा में प्रवेश करने से पहले आपको बिल्कुल एक मस्तिष्क में निश्चित होना चाहिए कि आज जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके विद्यार्थियों के तीनों पक्षों को कैसे प्रभावित कर रहा है। आप अपनी पाठ योजना में उद्देश्य लिखते हैं, लेकिन वो उद्देश्य केवल लिखने के लिए नहीं होंगे। आप अगर लिख रहे हैं संस्कृत विषय में अनुराग उत्पन्न करना अपने विद्यार्थियों में, मैंने देखा आपकी पाठ्य योजनाओं में, बहुत सारी पाठ्य योजनाओं में लिखा हुआ था अपने विद्यार्थियों में संस्कृत विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कक्षा में अनुराग उत्पन्न करने के लिए आपने किया क्या। क्या वो जो पाठ्य वस्तु थी केवल उसको पढ़ा देने भर से अनुराग उत्पन्न हो जाएगा? मेरे लिए प्रभावी शिक्षण वो है कि मैं किसी कक्षा में घुसूं, प्रवेश करूं और मैं देखूं कि वो पढ़ा रहे और मेरा वहां से उठने का मन नहीं हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे पढ़ा रहे थे और वो संस्कृत विषय पढ़ा रहे थे और मेरा मन हुआ कि मैं उनकी कक्षा में बैठी रहूं और सुनूं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। संस्कृत मेरा विषय नहीं है, मुझे प्रिय है, समझ में आता है, बोलने में दिक्कत है, बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं बैठूं और पढ़ूं उस कक्षा में, उठ के नहीं जाऊं। वो कार्य की मजबूरी थी तो थोड़ी देर ही रुकना संभव हुआ, लेकिन वो शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न कर सकते हैं। और वो अनुराग आप तब उत्पन्न कर सकते हैं जब आपको खुद को उस विषय में अनुराग हो। आपको उस विषय में अनुराग होगा तभी आप अपने विद्यार्थियों में अनुराग उत्पन्न कर पाएंगे। आपको अपने व्यवसाय से अनुराग होगा तो आप अपने विद्यार्थियों में भी वो अनुराग पैदा कर पाएंगे। शिक्षण एक कौशल है और वो बहुत सारे छोटे छोटे कौशलों से, सूक्ष्म कौशलों से मिलकर बना है। तो वो सूक्ष्म कौशलों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शिक्षण प्रभावी हो तो वो जो सूक्ष्म कौशल हैं, आपने पढ़े होंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, जिसमें हम एक एक सूक्ष्म कौशल को लेकर उसका अभ्यास करते हैं, फिर उसे अपने सामान्य शिक्षण में जोड़ते हैं। तो उन कौशलों पर अपनी पकड़ बढ़ाइए। मानवीय विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों के मानवीय पक्षों को समझने की अपनी जो आपकी योग्यता है उसको बढ़ाइए। अब विद्यार्थी को एक मशीन की तरह नहीं कि जो आपने सिखाया है वो सीख लेगा। उसकी अपनी क्षमताएं क्या है, उसका अपना, ये जो आप साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आज आप करते हैं, आपको सिखाए गए हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि आप अपने विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी सीखने की क्षमता में, उनकी बौद्धिक क्षमता में, उनके अभिप्रेरणा के स्तर में, उनकी रुचि में, उनके जो फिजिकल स्टैमिना हो सकता है, उनको शारीरिक उनकी कितनी क्षमता है, उस सब को जानने में, क्योंकि वो सब आपके शिक्षण को प्रभावित करेगा। वो सारी जो सूचनाएं हैं, वो सारा ज्ञान जो है आपको अपने विद्यार्थियों को समझने में और अपना जो आप जानते हैं उसको उन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डाइवर्सिफाइड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात की गई है, समावेशी शिक्षा। अब आप शिक्षक बनकर जाएंगे तो आपको अपनी कक्षा में केवल सामान्य विद्यार्थी नहीं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी मिल सकते हैं जो बहुत वंचित समूहों के हैं, जो शारीरिक रूप से वंचित हैं, जो मानसिक रूप से कम योग्यता रखते हैं, अथवा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बहुत जो सीमांत पर पड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, वो मार्जिनलाइज जिस सोसाइटी के जो बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो आपको अपनी कक्षा में मिल सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जिस तरह की संवेदना चाहिए, जिस तरह की समझ चाहिए, मुझे लगता है आज हम अगर अपने शिक्षक तैयार करें तो ज्ञान से ज़्यादा हम उनके इन संवेदनाओं को विकसित करने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्ञान अब हमें बहुत आसानी से कहीं से भी उपलब्ध है। ज्ञान जो कहीं भी उपलब्ध है, चाहे वो पुस्तकों के रूप में हो, चाहे वो आपके मोबाइल में गूगल पे हो, जेमिनाई में हो, चैट बॉक्स में हो, कहीं भी हो, विद्यार्थी और ज्ञान के बीच में शिक्षक है। और मुझे लगता है शिक्षक का कार्य होना चाहिए, जैसे आपने देखा है कभी कोई चिड़िया अपने बच्चों को भोजन कराती है
तो चिड़िया जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको पहले अपने मुख में रख के उनको आधा डाइजेस्ट कर लेती है और फिर आधा डाइजेस्ट करके अपने छोटे बच्चों को देती है। तो उन बच्चों के लिए, वो जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं, उनके लिए उस भोजन को पचाना आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है ज्ञान और विद्यार्थी के बीच में शिक्षक की वही भूमिका है। हम ज्ञान के स्रोत नहीं हो, लेकिन हम ज्ञान का सरलीकरण करके अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि उस ज्ञान को सही तरीके से आत्मसात करने का जो प्रयास है वो हमारे विद्यार्थी कर सके और उस ज्ञान को सही रूप से ग्रहण कर सके। बहुत मुश्किल काम है शिक्षा, कहते हैं, मुझे लगता है सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। सबसे आसान इसलिए कि सबको लगता है हम खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, और सबसे मुश्किल इसलिए क्योंकि पढ़ाना तभी संभव है जब सीखने की प्रक्रिया भी संपन्न हो। पढ़ाना शिक्षण तब तक नहीं होता जब तक अधिगम ना हो। अधिगम है तो शिक्षण संपन्न हुआ, अन्यथा वो एक भाषण मात्र रह जाएगा। कुछ भी बोलकर आप चले जाइए, विद्यार्थियों ने अगर नहीं सीखा तो अधिगम की घटना संपन्न हो, उसके लिए प्रयास करना है। और उसके लिए शिक्षक को एक ऐसा वातावरण रचना है जहां पर वो ही केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है। हम केवल इस बात पर अपने आप को बेहतर ना माने कि हम बहुत ज्ञानी हैं। आजकल ज्ञानी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो विद्यार्थियों और ज्ञान के बीच में शिक्षक है, और शिक्षक की भूमिका उस ज्ञान को सरलीकृत करके विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। उस ज्ञान में से भी, क्योंकि अब जो ज्ञान आ रहा है ना, वो भी बहुत तरीके का है। कौन सा ज्ञान ग्रहण करना है, कौन सा ज्ञान ग्रहण नहीं करना है। सोशल मीडिया है, इतनी तरह की इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिलती हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस तरह की अगर तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति हम अपने विद्यार्थियों में विकसित कर सकें, तो मुझे लगता है हम अपने व्यवसाय के साथ न्याय कर रहे होंगे, अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा रहे होंगे। तो जितने भी यहाँ विद्यार्थी भविष्य के शिक्षक हैं, मेरा उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और शिक्षक को हमेशा समय के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आप नई पीढ़ी तैयार कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे व्यवसाय हैं कि आपको नौकरी मिल गई तो आपने सिर्फ नौकरी शुरू कर दी, लेकिन शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड रहना पड़ता है। ज्ञान कभी भी एक जगह संग्रहित नहीं रहता, वो निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, और अपने आप को हमेशा आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। शिक्षण की विधियाँ, नए आपके विषय में जो नया ज्ञान आ रहा है, जो विद्यार्थियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है, उन सब चीज़ों से अपने आप को लगातार अपडेट करते रहिए और अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी भूमिका, अपने को सिद्ध करते रहिए। यही शुभकामना और यही आशीर्वाद आप लोगों के लिए। थैंक यू।